अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिलार बाबासी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आज का जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। तो आज मैं इसकी शुरू कर रही हूँ इसकी छोटी सी एनाटमी से, जो कि आपको मैं नर्व फाइबर के बारे में यानी न्यूरॉन के बारे में मैं आपको बताने चाह रही हूँ। न्यूरॉन के आपके स्ट्रक्चर के बारे में। असल में जो टॉपिक है ये मैंने फिजियो से लिया हुआ है। फिजियो हमने इसकी पढ़नी है कि इसने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं। बट फ़िलहाल क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, तो अभी मैं इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ, उसके बाद आपको ये फिजियो समझ आएगी। ठीक है जी। तो ये आपका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ये न्यूरॉन होता है। इसके अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी ये होती है सोमा या सेल बॉडी। सेल बॉडी की तरफ से दो हमारे पास सेल प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं। एक होते हैं छोटे और ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, वो होते हैं डेंड्राइट्स। और एक होता है लंबा, जो होता है हमारे पास एक्सॉन। और ये जो एरिया है दैट इज़ नोन एज एक्सॉन हिल्लक। और ये माइलिन शीथ होती है, ये एक्सॉन है, ये नोड ऑफ रेवेन्यू है। और ये जो है ना एक्सॉन टर्मिनल है। इस यहाँ से जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से ये कुछ इसका स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट है, ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये एक्सॉन टर्मिनल है और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर इट्स स्ट्रक्चर। और अभी हम बात करते हैं इसकी एनाटमी की और इसकी फिजियो की। सो जी, नर्वस सिस्टम में जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूरॉन की एक्सॉन होती है, सेल बॉडी होती है और डेंड्राइट होती है। तो ये हमारे पास जो न्यूरॉन होता है, जैसे हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन है, तो जो इसका सेल बॉडी होगी और जो इसकी डेंड्राइट्स होंगे ये ब्रेन में होंगे, और जो इसकी एक्सॉन होगी दैट इज़ इन स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से आपको समझ आएगा कि ये जो साइनेप्स होता है, साइनेप्स इज़ द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। सही है। तो ये फर्स्ट न्यूरॉन की इस तरह से होगी और सेकंड न्यूरॉन जो होगा उसकी दोनों चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तो ये फर्स्ट न्यूरॉन जो है उसका आपको समझ आ गया, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में होगा और ये हमारे पास इसकी ब्रेन में होंगी। ये जो है कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, यानी कि सीएनएस जो है, सीएनएस में अगर हमारे पास सेल बॉडी होगी, सेल बॉडीज़ की कलेक्शन होगी, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई। और अगर बीएनएस में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर हमारे पास सेल बॉडी की कलेक्शन होगी दैट इज़ नोन एज गैंग्लिया। अब हमारे पास ये मसल्स एंड ग्लैंड्स हमारे पास इफेक्टर्स होते हैं। ये एक्शन हमारे पास जो भी हमारे पास एक्शन होता है वो दो लूप्स में होता है। एक होता है सेंसरी लूप और दूसरा होता है मोटर लूप। सेंसरी लूप वो होता है जो कि पेरिफेरी से सीएनएस की तरफ लेकर जा रहा होता है सिग्नल्स, और सीएनएस से जो पेरिफेरी तक लेकर जा रहा होता है वो मोटर लूप होता है। पेरिफेरी यहाँ पर ऑर्गन भी हो सकती है, यहाँ पर कोई स्किन हमारे पास हो सकती है, यहाँ पर कोई भी हमारे पास हो सकती है। और सीएनएस इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो इस तरह से अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वो इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होते। अगर आपने अपनी सांस को आप डीप ले सकते हो, कर सकते हो, मगर आप अपनी हार्ट रेट को नहीं चेंज कर सकते। हार्ट रेट को आप रुका नहीं सकते, अगर आप चाहते भी हो वो रुक जाए फिर भी नहीं रुक सकती आपके हाथ से। तो इस वजह से ये जो इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी ऐसे एक्शंस होते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होते। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये रेगुलेट कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंड्स वर्किंग एट सबकॉन्शियस लेवल जिसमें आपकी कोई अमल दखल नहीं है। उसके बाद ये हेल्प इन कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल बीपी, ये ब्लड प्रेशर में हेल्प करता है, जीआई मोटिलिटी में हेल्प करता है, यूरिनरी ब्लैडर के एम्प्टिंग में हेल्प करता है, ये स्वेटिंग में एंड बॉडी टेम्परेचर में रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। ये सारे इसके फंक्शंस हैं। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है दैट एएनएस इज रैपिडिटी एंड इंटेंसिटी विच अच्छा, विजुअल फंक्शंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहे होते हैं। एक पल में आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, एक पल में बहुत कम हो गई, या फिर एक पल में एक नॉर्मल आगे। तो जो इसकी रैपिडिटी है या इंटेंसिटी है चेंज करने की, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एएनएस। तो अभी जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हमारे पास रेगुलेट होते हैं बाय एएनएस, जिसमें हमारे पास विजुअल हॉलो ऑर्गन्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं और हार्ट आ जाती है। सही है। उसके बाद एएनएस को हम विजुअल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये विजुअल ऑर्गन्स को ही मेनली डील कर रहा होता है उससे। जनरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसमें सेंटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास 3 होते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ब्रेन स्टेम आ गया और हाइपोथैलेमस आ गया। ठीक है जी। ये इसके सेंटर्स होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जहाँ पर ये इसकी जो इन्फो है दैट इज़ इंटीग्रेटेड या एनालाइज। सही है। उसके बाद जो है ना ऑपरेशन थ्रू विच विजुअल रिफ्लेक्सेस जो है वो एएनएस से ऑब्वियसली होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो 2 तरह के होते हैं, इधर इट्स सिंपैथेटिक और इट्स पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आपने इस तरह से याद रखना है, सिंपैथेटिक इज़ फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरा मीन्स
पैरा से आप इस तरह से याद रख सकते हो दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेशन। ठीक है जी। तो सिंपैथेटिक फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक फॉर रेस्ट एंड डाइजेशन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमिक नर्व पाथवे। नर्व पाथवे क्या होता है? पाथवे ऑफ एएनएस सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन लेकर जाना। दैट पाथवे कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूरॉन चेन। सही है, उसमें 2 न्यूरॉन होते हैं। सेल बॉडी ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन इन सीएनएस, जैसे मैंने आपको बताया, एंड सेल बॉडी ऑफ द सेकंड न्यूरॉन इज इन गैंग्लियन मैंने आपको बताया द सेल बॉडी की कलेक्शन जब पीएनएस में हो तो हमारे पास उसे गैंग्लियन कहते हैं। तो दिस इज़ नोन एज गैंग्लियन। तो हमारे पास पाथवे जो होता है वो सीएनएस से लेकर इफेक्टर ऑर्गन तक जो पाथवे है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूरॉन। उसकी एक चेन होती है जिसमें 2 न्यूरॉन होते हैं। जो सेल बॉडी ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन है दैट इज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेल बॉडी ऑफ द सेकंड न्यूरॉन इज इन द गैंग्लियन। ठीक है। उसके बाद जी हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बेसिक्स की बात करने जा रहे हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास सर्टेन सेल बॉडीज विद इन द लैटरल ग्रे कॉलम एंड मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे कि आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो स्पाइनल कॉर्ड का, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है नर्वस सिस्टम की, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि उसमें एक हमारे पास एक ग्रे स्ट्रक्चर होता है, ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे कॉलम होता है या ग्रे मैटर होता है ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसमें हमारे पास इसकी सेल बॉडीज़ लाइक कर रही होती हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और इसमें थोरेको लंबर ये है उसकी होती है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास थोरेक्स 1 से लेकर हमारे पास L2 तक जितने भी यानी कि लंबर 2 तक जितने हमारे पास सारे आ रहे हैं, ये सारे जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की जो सेगमेंट्स हैं यहाँ से जितनी भी नर्व्स कर रही हैं वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में काउंट होती हैं। इसमें प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की बात की जा रही है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी जो सेल बॉडी है दैट इज़ इन ग्रे कॉलम। अब ग्रे की ना स्पेलिंग यहाँ पर ये लिखी हुई है। चलें, अब जो है ना यहाँ पर आ जाते हैं एट गैंग्लिया दिस साइनेप्स एंड एक्टिवेट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब एक ना यहाँ से न्यूरॉन आ रहा है जिसकी सेल बॉडी सीएनएस में है। दिस वन इज़ फर्स्ट न्यूरॉन। यहाँ पर इन्होंने साइनेप्स किया और इसने दूसरे न्यूरॉन को यहाँ पर इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ किए जो आगे जाकर हमने पढ़ने न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये एक्टिवेट हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। यहाँ पर ये जो जगह है इसे हम गैंग्लिया कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सेल बॉडी की कलेक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ट्रैवल टू टारगेट द साइट एंड एक्टिवेट टारगेट साइट्स को वो करता है। जिस भी ऑर्गन को, जिस भी इफेक्टर सेल को उसे एक्टिवेट करना होता है उसे वो एक्टिवेट करता है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सर्टेन क्रेनियल नर्व्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10 आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास पेल्विक स्फिंक्टर नर्व्स होती हैं जो कि S2 से लेकर S4 तक होती हैं, सैक्रल रीजन। तो इसे हम कहते हैं क्रेनियो सैक्रल नर्व सप्लाई होती है किसकी? पैरासिम्पैथेटिक की। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेम एज सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका ये जो अभी मैंने सारी बात की गैंग्लिया में और इसके जो साइनेप्स कर रहे होते हैं ये सारा कुछ, ये सारा इसमें भी सेम होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, इसमें क्या होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स बहुत शॉर्ट होते हैं और इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा, तभी तो ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन ज़्यादा है। और यहाँ पर ये आ गया गैंग्लिया और उसके बाद फिर ये हमारे पास आ गया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये आ गया इफेक्टर सेल। यानी जो गैंग्लिया है वो इफेक्टर की करीब है, ये छोटा है हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ठीक है। देन सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक टोन। एंड पैरासिम्पैथेटिक टोन की जब बात की जाए तो नॉर्मली सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स are continuously active and basal rates of activity are known as respectively sympathetic tone and parasympathetic tone। अच्छा, एक लेवल है, एक रेंज है जिसमें वो दोनों एक्टिव होते हैं। ऐसे हम नहीं कह सकते कि किस वक्त सिंपैथेटिक नहीं हुआ एक्टिव और पैरासिम्पैथेटिक नहीं एक्टिव। तो ये जो है ना ये दोनों एक्टिव होते हैं। ये एक लेयर, ये हम कह सकते हैं एक बॉर्डर है, एक हमारे पास रेंज है जिसमें ये एक्टिव होते हैं और इस रेंज को हम कहते हैं सिम्पैथेटिक टोन और पैरासिम्पैथेटिक टोन। सिम्पैथेटिक के लिए हम कहेंगे सिम्पैथेटिक टोन और पैरासिम्पैथेटिक टोन। ठीक है। वैल्यू ऑफ टोन जो है हमारे पास होती है वो अलो करती है नर्वस सिस्टम टू बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलेटेड ऑर्गन। स्टिमुलेटेड ऑर्गन जो है वो हमारे पास जो है उसमें हमारे पास आ जाती हैं ये सारी चीज़ें कि ये जो टोन होती है, टोन की वैल्यू हमें नर्वस सिस्टम में इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलेटेड ऑर्गन को हमें डिटेक्ट करती है। यानी कि कोई भी ऑर्गन है जिसे स्टिमुलेट करना है, उसे इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, ये क्या बताएगी? वैल्यू ऑफ टोन बताएगी हमें। ठीक है जी। बाजी जो हमारे पास सिम्पैथेटिक टोन है उसका जो काम होता है मेनली दैट इज़ इन वेसो कंस्ट्रक्शन।
वैसो कंस्ट्रक्शन कराती है, बीपी को रेगुलेट करवाती है और एट द टाइम ये बीपी को ये बीपी जो है कंट्रोल करती है। एज अ रिजल्ट इसका बीपी कंट्रोल होता है, ठीक है जी। देन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास आ जाती है, जैसे हमारे पास एलिमिनेशन और हमारे पास डाइजेशन में काम होता है इसका, मेनली इन जीआईटी। तो ये इस तरह से ये काम कर रही होती है, ठीक है। तो मतलब ऑल द टाइम ये दोनों एक्टिव होती हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसमें ये दोनों मतलब दोनों में से कोई एक एक्टिव हो। ऐसा हो सकता है कि एक कम एक्टिव हो, एक ज़्यादा एक्टिव हो, एक डोमिनेंट हो उस वक्त, तो इस तरह से हो सकता है। अब आ जाते हैं ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस के ऊपर। ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस क्या हैं? ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हमारे पास अनकॉन्शियस मोटर रिफ्लेक्सेस हैं जो कि रिलेट फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स टू द सीएनएस थ्रू विजुअल एफरेंट सिग्नलिंग। तो एफरेंट सिग्नलिंग, एफरेंट मतलब सीएनएस के तरफ लेकर जाने वाला। तो ये एफरेंट सिग्नल्स होते हैं जो कि किसी ऑर्गन के थ्रू या फिर जो ग्लैंड वगैरह जो भी मैंने फैक्टर या कोई भी हमारे पास है जो वो लेकर जाता है हमारे पास सीएनएस तक। विजुअल फंक्शंस रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स, जैसे कि हमारे पास कार्डियोवास्कुलर हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स। हम इन एक को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे हमारे पास कार्डियोवास्कुलर ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स आ गया, तो इसमें हमारे पास क्या होती है? हेल्प कंट्रोल आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और हार्ट रेट कंट्रोल करते हैं। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी जिन्हें कहा जाता है। ये लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द सम मेजर आर्टरीज। जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स में ये पाए जाते हैं। इस वजह से ये बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ये बैरो मीन्स जो हमारे पास प्रेशर को डिटेक्ट करें। तो ये जो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी इन्हें कहा जा रहा है। ये वॉल्स ऑफ आर्टरीज में होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हो गई, आर्च ऑफ ऑर्टा हो गई, तो ये हमारे सारे हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? स्ट्रेच बाय हाई बीपी। जब हाई बीपी हो जाता है तो ये स्ट्रेच कर देते हैं और इसके बाद सिग्नल ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन स्टेम, इनहिबिट पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स टू हार्ट एंड ये सारा एक्साइड पैरासिम्पैथेटिक आर्टीरियल बीपी बैक टू द नॉर्मल। तो ये दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं। वो वापस से बीपी को नॉर्मल पर लेकर आ रहा है और ये बीपी को बढ़ा रहा है, वैसो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि इसका काम वैसो कंस्ट्रक्शन में है एंड इसका वैसो डायलेशन में, ठीक है जी। दैन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स की बात की जाए तो ये यहाँ पर कंट्रोल अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड रेक्टम और जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो अपर पार्ट है वो उसे कंट्रोल करता है। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो स्मेल एपेटाइजिंग फूड इनिशिएट्स सिग्नलिंग फ्रॉम द नोज एंड माउथ टू द वैगल ग्यासोफेरेंजियल एंड स्लेवरी न्यूक्ली ऑफ द ब्रेन स्टेम कॉज सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव। अच्छा, अब अभी आपने खाना खाया नहीं है, आपने जस्ट उसकी ना खुशबू आपको आपने वो स्मेल की है। तो जैसे ही आपने उसकी खुशबू स्मेल की तो आपको आपकी जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने ये रिफ्लेक्स जो है ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है, ये गए आपके जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जैसे हमारे पास बाइल की सिक्रीशन होती है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं दूसरे, तो उनकी सिक्रीशंस करवाने आपके मुंह में जो पानी आ जाता है, जो कहते हैं कि अच्छा खाना देखने से ही मुंह में पानी आ गया, तो वो भी इसी का काम होता है। ये ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होते हैं, ये आपके हाथ में नहीं होते। अब ऐसे ही जो है ना हमारे पास आगे आ जाते हैं। अब ये हमारे पास आ जाते हैं रेक्टम जब फिल हो जाता है फीकल मैटर से तो स्ट्रेच होता है रेक्टम एंड सेंड द सेंसरी इन्फो टू द सैक्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सैक्रल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के तरफ ये सिग्नल जाता है कि अब फीकल मैटर जो है इसमें फिल हो चुका है रेक्टम में, अब इट इज़ टाइम टू एम्प्टी इट। तो ये जो रिफ्लेक्स होते हैं, ये रिफ्लेक्स जो है वापस आते हैं, सिग्नल बैक होता है एंड डिस्टल कॉलन बाय ये जो है ना उसके बाद ये डेफिकेशन करवाते हैं, रिलीज ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर से। देन मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज़ कंट्रोल्ड इन द सेम वे एज द एम्प्टिंग ऑफ रेक्टम। तो इसी तरह से जैसे यहाँ से सिग्नल्स गए सैक्रल कॉर्ड तक और वहाँ से वापस आएगी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करवाई हुई थी तो उन्होंने फिर रिलैक्सेशन कराई। रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी स्फिंक्टर प्रमोट करती है मैच्यूरेशन को, यानी कि यूरिनेशन को, ठीक है जी। उसके बाद अदर ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस में सेक्शुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं और भी कुछ होते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन की हमने बात की, उसकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, उसके हमने बात की सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक टोन के बारे में बात की, उसके छोटे छोटे जो और भी चीज़ें हों उनके बारे में भी हमने बात कर दी, और जो ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके बारे में बात की। तो ये सारे नोट्स की जो पिक्चर्स मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो आप लोग इसकी फिक्र बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अभी मैं लगा दूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो लेट्स इट फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफ़िज़। तो
जी मैंने यहाँ पर पिक ही अटैच कर दिया, आप ये पिक देख लें, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट्स निकालें इन सारे नोट्स के, ठीक है।